अनुभव की साझेदारी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा आज का दूसरा एपिसोड है और इसमें जैसा कि आपको पहले एपिसोड में हमने बताया था कि हम अनुभव जो हमारे सीनियर मेंबर्स है हमारी संस्था के, अपने जीवन में उन्होंने क्या क्या अनुभव प्राप्त किया, आज हम आपके साथ उसको शेयर करेंगे। क्योंकि जिंदगी में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको अपने सीनियर सिटीजन्स, वरिष्ठ नागरिकों के जो अनुभव है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि कहा जाता है कि घर की हर चीज बढ़ सकती है, लेकिन शिक्षा ऐसी चीज है, अनुभव ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है, कभी कम नहीं। और आज हमारे सामने एक ऐसे व्यक्तित्व से हम लोग आपकी मुलाकात कराएंगे जिसे हम कह सकते हैं कि वो अनुभव का एक भंडार है, क्योंकि वो शिक्षक भी हैं और पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है उनको इस क्षेत्र के अंदर। हमारे बीच में आज मौजूद है हमारे संस्था के वरिष्ठ सदस्य संरक्षक डॉक्टर बीके शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुभव की साझेदारी। धन्यवाद। वैसे मेरा ये मानना ये है कि एक कहावत है पुरानी जिसमें कहा गया, गुरु गोविंद दाऊ खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो भगवान का रास्ता में जो है वो गुरु की तरफ से ज़्यादा, और तो साक्षात क्योंकि गुरु जी हमारे सामने है डॉक्टर बीके शर्मा। मैं आपको नमन करता हूँ और आज आपके अनुभव से हम ये चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे दूसरे मेंबर्स हैं, वो भी बहुत कुछ यहाँ से सीखें। और ऐसी उम्मीद भी है कि हम भविष्य में हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक सदस्य के साथ ये अनुभव की साझेदारी करेंगे। चलिए मैं सीधे सीधे चलता हूँ डॉक्टर बीके शर्मा जी की तरफ। शर्मा साहब, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं जब आपका एक प्रोफाइल देख रहा था तो उसमें जो आपकी जो बर्थ थी वो 1 अक्टूबर 1947 को, यानी कि आप आज़ाद भारतवर्ष में आपने जन्म लिया था। तो घर वालों को पक्की तौर से खुशी हुई होगी, लेकिन खुशी वो जन्म की ज़्यादा थी या देश आज़ाद हुआ था उसकी खुशी बहुत ज़्यादा थी? वर्चुअली मेरा परिवार राष्ट्रीय आंदोलनों से भी जुड़ा रहा और उसके कारण जो मुझे मेरी माताजी बताया करती थी कि उन्होंने महात्मा गांधी का जो आंदोलन था, खादी आंदोलन, चरखा चलाओ आंदोलन, उसके अंदर उन्होंने सहभागिता करी थी। तो जब वो ये बातें बताती तो मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता था कि मैं उस आज़ादी, उस आंदोलन के बाद पैदा हुआ हूँ। इससे निश्चित रूप से मुझे इसका बहुत एक मतलब जिसको कहते हैं कि गौरव मैं महसूस करता हूँ कि मैं कम से कम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा नहीं हूँ। ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि आप आज़ाद हिंदुस्तान में आपने सांस ली। और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए, इस देश में जो परिवर्तन आना शुरू हुआ, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने तो प्री इंडिपेंडेंस का जो है समय देखा होगा, जिस टाइम अंग्रेज थे, कैसा चलता था, ये देश कैसा था, क्या कुछ होता था। लेकिन आज़ादी के बाद क्या लोगों में उत्साह जो है बहुत सारा था, लोग कुछ करने को तैयार थे, या आपको ऐसा लग रहा था कि अभी अभी हम गुलामी से महसूस हुए? ये आपको शायद 10-15 साल बाद जो है अनुभव हुआ होगा। 10 साल नहीं, जब मैं अपने होश में आया 3-4 साल बाद तक आज़ादी के देश में बहुत आवागमन रहा। जो पाकिस्तान जाने वाले थे वो आए, चले गए, जो आने वाले थे वो आए, उनका विस्थापन कैसे हुआ, इनका स्थापन कैसे हुआ, वो मेरी नज़रों में थोड़ा एक सजीव है। क्योंकि मेरे मोहल्ले में जो मकान खाली थे वो पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने कब्जा लिए, फिर यहाँ से जाने वाले मकान खाली हुए, उनमें कुछ और आ गए। तो इस तरह से एक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द नेशन और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिटी की शुरुआत हुई। अब उनकी कितनी कठिनाइयाँ थी, मुझे याद है बहुत से लोग जो पाकिस्तान से आए तो वो कोई लेम चूस, कोई चीनी के बोरियां बेच कर उन्होंने अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करा, लेकिन आर्थिक कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा थी। वो मेरे दिमाग में अभी भी सजीव हैं कि किस तरह से हमारे मोहल्ले, हमारे शहर में नए ये हकीकत नगर कैसे बसा। तो वो हम लोग जब आते जाते थे तो कहते कि ये जो है रिफ्यूजी कॉलोनी है। तो वो देख के हमें लगता था कि रिफ्यूजी कौन है, तभी पता चला कि जो वहाँ से माइग्रेट हो गया है वो रिफ्यूजी हैं, और वो कितने अभाव में रह रहे थे, छोटे छोटे मकान, एक एक कमरों के मकान। तो वो मेरे दिमाग में अभी भी तरोताजा है। तो सबको सुरक्षित महसूस हुआ आज़ाद होने के बाद? ऐसा महसूस हुआ कि हम अब बिल्कुल तरह सुरक्षित हैं?
नहीं, सुरक्षा का जहाँ तक सवाल है, हम तो पहले भी सुरक्षित थे और बाद में भी सुरक्षित है। लेकिन ये है कि बाद में एक अपना राज की जो भावना है, स्वराज की जो भावना है कि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, अब हम गुलाम नहीं, एक उसका एक अलग ही एहसास है। सुरक्षा के लिए तो चूंकि हम ना फौज में थे ना किसी आंदोलन में ऐसे थे कि हमें जेल जाना पड़ा, लेकिन एक वो जो स्वदेश वाली बात है वो तब से शुरू हुई कि वाकई ये हिंदुस्तान अब हमारा। जहाँ तक आपकी मैं शिक्षा की बात करूँ तो उसमें दो विरोधाभास तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अपनी अपनी पसंद होती है ये किस क्षेत्र में शिक्षा मिल जाए। पेरेंट्स के कहने से गए या आप उस समय इतने योग्य हो चुके थे कि अपना डिसीजन आप खुद ले सकते थे। आपने LLB की और उसके बाद आपने PhD की, और जहाँ तक आपका प्रोफाइल है तो आप पर्यावरण के प्रति जो है, जल के प्रति आपका विशेष आरक्षण। LLB करने के बाद आप वकालत में क्यों नहीं गए? वस्तुतः बात ये हुई कि जब मैंने BA किया तो BA करने के बाद मेरा मन ये हुआ कि मैं जुडिशरी में जाऊँ, इरादा यही था। लेकिन जुडिशरी में मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि उसमें उर्दू का पेपर कंपलसरी होता था। तो मैं उर्दू पढ़ना सीख गया लेकिन उर्दू लिखना नहीं सीख पाया, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा नहीं थी। जब भी मेरे पिताजी 7 लैंग्वेज जानते थे, उर्दू पर्शियन भी जानते थे, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं उर्दू ट्रांसलेशन और उर्दू लिखना नहीं सीख पाया। फिर इसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं वकालत करूँ, तो वकालत भी मैंने पास कर ली। फिर दिमाग रात को मुझे सपना आया, कहने कि भाई वकील की क्या जिंदगी है, रात दिन चोर उतेरे लुटेरे इन्हीं से इनका काम पड़ेगा, और घर में जो आमदनी आएगी वो एक स्वच्छ पैसा नहीं होगा कम से कम। इसलिए मैंने फिर वकालत का इरादा छोड़ के फिर मैंने PhD करी और शिक्षक के इस व्यवसाय के अंदर में आ गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी का भविष्य निर्माता बनूं, मैं एक अच्छी शिक्षा लोगों को दूँ, अच्छे नागरिक बनाऊं, उस हिसाब से ये व्यवसाय मुझे सबसे अच्छा लगा। आपने भी एक बात कही कि मैंने इस वजह से वकालत नहीं करी कि मैं स्वच्छ साफ सुथरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। उस समय की वकालत और आज की वकालत, हालांकि वकालत आपका इश्यू नहीं है, लेकिन क्या उस जुडिशरी में कुछ तरक्की हुई या अभी वही जो आपने पहले सोचा था वही अभी तक जारी है? नहीं, देखिए परिवर्तन समय के अनुसार तो आता है, लेकिन उसे हम विकास नहीं कह सकते। मर्यादाएं जुडिशरी हो, मर्यादाएं वकील व्यवसाय की हो, धीरे धीरे घटती जा रही हैं। वो जो एक ऑरा ऑफ प्रोफेशन था, वो ऑरा ऑफ प्रोफेशन अब धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि उतने ही अपराध बढ़ रहे हैं, उतने अपराधी बढ़ रहे हैं, उतने ही छूट रहे हैं, उतने जेल में जा रहे हैं। तो वो उस हिसाब से मैं उसको विकास नहीं कह के कहता हूँ अवनति की ओर। बहुत बड़ी बात कही आपने कि आजकल तो युवा पीढ़ी ये सोचती है कि देश में हर चीज़ तरक्की करे, लेकिन जैसा आपने बताया कि वो तरक्की की ओर तो नहीं है, उसमें थोड़ी सी गिरावट है। ये वैसे विषय तो दुख का है, लेकिन उम्मीद आशावादी हैं हम लोग। आपको हमेशा ये सोचते हैं कि तरक्की करें। PhD आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज किया? PhD मेरा भूगोल ही था। भूगोल में मैंने आवासीय विस्तार जो है ग्रामीण क्षेत्रों का, इसका वो कैसे बसे, क्या हुआ, उनका नामकरण कैसे हुआ, किन किन काल में कैसे बचे। तो ये गंगा के साथ साथ एक क्षेत्र था, हरिद्वार से लेकर अलीगढ़ बदायूं तक, उस गंगा के आसपास के क्षेत्रों का मैंने एक शोध कार्य किया। एक अजीब बात ये देखने में मिली कि हम गंगा को उत्तर भारत में माँ मानते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में जो बाढ़ का इलाका है इसका, वो इसको माँ नहीं मानते, वो इसको नाशनी मानते हैं। कहने गंगा आएगी हमारा विनाश करके आगे चली जाएगी। एक बड़ा अजीब सा एहसास मुझे हुआ, लेकिन ये शोध का विषय था। और एक गांव 7 जगह बस गया अपनी जातियों के हिसाब से। गांव मुझे ऐसा मिला अलीगढ़ के पास कि जो 7 जगह बसा हुआ है। मैं गांव में एक में गया, पता चला वो गांव एक वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। तो अजीब सी बात लगी, ये केवल गंगा का प्रभाव। हाँ, वैसे अगर आप देखें, हम धार्मिक हिसाब से देखें तो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो है वो प्रभु श्री राम जी को पूजा जाता है, रावण को पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन अगर साउथ में हम चले जाएं तो वहाँ रावण महापंडित ज्ञानी माना जाता है, वहाँ रावण को पूजा भी जाता है। ये अपनी धार्मिक आस्था की बात है। लेकिन जहाँ तक अगर देखें तो अच्छाई चाहे वो रावण में थी, कुछ तो अच्छाई थी, पंडित था, विद्वान था, राम जी में थी,
गंगा जी में भी ऐसी है। ठीक है, वो बाढ़ की वजह से कई जगह नुकसान होता है, लेकिन हो सकता है कि उस समय जो है वो इतना विकास ना उदयनियों का हुआ हो कि बहुत साल पहले की बात है। अब तो क्योंकि बहुत विकास। क्योंकि अब तो क्या है कि पहले से ही सूचना मिल जाती है कि भाई अब तूफान आने वाला है, अलर्टिंग प्रोसेस है, गवर्नमेंट वार्निंग जारी करती है कि भाई ये क्षेत्र खाली कर दीजिए ताकि बाढ़ से आप बच जाए। तो काफी एडवांस हो गया। और पीएचडी करने के बाद मैंने देखा 41 साल तक आप प्रोफेसर रहे। हाँ, बड़ा लंबा समय है। एक्चुअली मैं जैसे ही मैंने एमए किया तो सौभाग्य से मेरा विश्वविद्यालय में स्थान था मेरिट में, तैसे ही मुझे कॉलेज में यहीं पर लगा दिया गया और 21 साल में मैंने नौकरी जस्ट 3 महीने बाद शुरू कर दी और फिर 63 साल की उम्र तक मैं नौकरी करता रहा। उसके बाद मैं रिटायर हुआ 2010 में। एज एसोसिएट प्रोफेसर आप रिटायर्ड हुए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी आपने जब पीएचडी करी है तो कई ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे होंगे जो आपसे गाइडलाइन लेने आते होंगे, आपसे सजेशन लेने आते होंगे, या आपके अंडर में भी किसी ने आगे 14 पीएचडी मेरे अंडर में 14 शोधार्थियों ने पीएचडी कार्य किया। 14 लोगों ने आपके अंडर में पीएचडी करी है। क्योंकि मैं अलग-अलग सामाजिक कार्यों में भी लगा हुआ था, तो इसलिए मेरे को इतना समय कम था, क्योंकि मैं अधिक समय शिक्षण को देता था, उसके बाद सामाजिक कार्यों को, पर्यावरणीय कार्यों को देता था। तो इसलिए मैंने उनको भी केवल उन्हें कराया शोध कार्य जिनकी अति आवश्यकता थी और जो शिक्षक थे। 41 साल का सफर बड़ा लंबा सफर होता है उसमें, और आपने तो बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि पहले एक स्टूडेंट्स के अंदर जो है एक त्याग नाम की चीज है, अनुशासन नाम की चीज जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पढ़ रहे पूरे छात्र ही रहना चाहिए या छात्र के साथ साथ पूरे राजनीति भी करनी चाहिए? नहीं, राजनीति स्कूल भी राजनीति का स्कूल भी है, क्योंकि जब मैं शिक्षक लगा तो उसके बाद से बहुत सारे राजनीति के हमारे सांसद जगपाल सिंह, महावीर राणा विधायक, बहुत सारे लोग हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति में आए। लेकिन तब की और अब की राजनीति में अंतर है। तब वो विधायक रहते हुए भी चरण स्पर्श करते थे, दूर से ही सम्मान करते थे, और लेकिन अब क्या है कि अब वो राजनीति नहीं मेरे अनुसार। अब आदमी अपना औरा देखता है, किसी और का औरा देखते ही नहीं। अपना सम्मान चाहता है, दूसरे का करता भी नहीं, ना उसको देखना। ये मेरा अपना मंतव्य है। और शिक्षक जो है उनका पहले बहुत आदर करते थे, विशेष रूप से। कभी कोई नाजायज प्रेशर नहीं, कभी नाजायज सिफारिश नहीं। तो मेरा अनुभव तो इनके साथ बड़ा अच्छा है। तो आपका जो अनुभव क्या कहता है कि स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? नहीं, स्टूडेंट्स को राजनीति एक स्तर तक करनी चाहिए और वो राजनीतिक पहलुओं को जाने, अपने को संबद्ध करे जिससे जो भी उनकी विचारधारा है, लेकिन कुत्सित राजनीति का घात न। अपने करियर के दौरान आप पावधोई बचाओ समिति में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं सहारनपुर में, और मेरे ख्याल में शायद पावधोई की सफाई को चलते चलते भी शायद 7-8 साल, 8 या 10 साल लगातार हुए गए हैं। तो आपको क्या लगता है, आप अभी जुड़े हैं, अभी इसमें बकायदा आप जाते रहते हैं, सभा भी देते रहते हैं, क्या ये पावधोई की जैसी गवर्नमेंट का जो अभियान चल रहा है, क्या आपको लगता है कि साफ हो जाएगी? देखिए, पर्सनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पावधोई नदी एक हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक नदी है। सहारनपुर की एक स्पेसिफिक माइथोलॉजी बाबा लालदास से जुड़ी हुई है कि वो यहाँ पर भगीरथ के रूप में पावधोई को लाए, इसीलिए इसका नाम स्पर्श गंगा है। ये माना जाता है कि गंगोत्री से अंडरग्राउंड होकर यहाँ पर निकल रही है, तो इसलिए ये अति पूजनीय नदी है। उसी को देखते हुए हमने इसके पुनर्जीवन का प्रयास किया, और नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस वाली बात होती है। 2008 में हमने इसको पूर्णतया से स्वच्छ करके दिखा दिया। इसमें सरकार का एक नया पैसा नहीं हुआ, केवल जन सहयोग के माध्यम से और प्रशासनिक सहयोग के माध्यम से हमने उसको पूरी तरह से स्वच्छ करके एक बार दिखा दिया। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हैं, आते हैं जाते हैं, हर एक की विचारधारा, हर एक की कार्यप्रणाली अलग होती है, हर एक की सोच अलग होती है। तो इसलिए क्या है, कभी कभी नदियाँ हमारी उपेक्षा का शिकार हो जाती हैं।
तो 2008 के बाद जो प्रशासनिक अधिकारी आए उनमें 2-3 बहुत अच्छे भी आए, और कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने इसे उपेक्षा के रूप में देखा और उपेक्षा करी। जहाँ उपेक्षा होगी वहाँ गलन सड़न होगी निश्चित रूप से। लेकिन एक बात और है, मैं स्मार्ट सिटी का यहाँ पर सलाहकार रहा, तो मैंने अपना हित ये देखा कि मैं स्मार्ट सिटी में नदी को भी स्मार्ट बना दूँ। तो इसलिए मैंने अपने सुझावों के मुताबिक इस नदी को उसका पश्चिमी किनारा बना दिया, उत्तर पश्चिमी किनारा, उत्तर पूर्वी किनारा, ताकि स्मार्ट सिटी के अंदर ये किसी तरह से आ जाए। और इसका एक जो है रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण, इसके पुलों का चौड़ीकरण, वो उसके अंदर हमने सुझाया। और ये ईश्वर की कृपा है, हमारा परिश्रम है कि सहारनपुर स्मार्ट सिटी के लिए सेलेक्ट भी हुआ और ये नदी उसका एक भाग है। जी, वैसे तो ये सच्चाई है कि जब भी स्मार्ट सिटी के बारे में सोचा जाएगा और ये अगर पूरी तरह से स्मार्ट सिटी बनता है तो आपके योगदान को तो भुला नहीं पाएंगे सहारनपुर के वासी। ये आपका बहुत बड़ा योगदान, और हम तो चाहते हैं कि इस तरह के लोग जो है वो सहारनपुर से जुड़े, समाज से जुड़े, समाज सेवा में जुड़े, ताकि स्मार्ट सिटी वाकई में बन पाए। आप चूँकि शिक्षा, पर्यावरण और जल से भी संबंधित, जल क्षेत्र में आपका अनुभव क्या रहा और क्या आपने कमी महसूस की, और क्या अब जो है उसमें कुछ साधन नहीं आए? जो जल समस्या जो हमारा बहुत गहरी है, कई इलाकों में तो पानी मिलता नहीं है और कल में भयंकर पानी होता है। देखिए, जल के बारे में मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो जल पुरुष राय भी हैं, और एक तरह से छोटे भाई मैं उनको कहूँगा आयु के हिसाब से, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा। लेकिन जल के बारे में मेरा कहना ये है कि जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन से जल बचाना सीखेंगे तब हम देश के हित में जल बचाना सीखेंगे। मैंने एक अपना रेजोल्यूशन ऑफ लाइफ किया कि मैं 20 लीटर पानी से ज़्यादा कभी नहाने में इस्तेमाल नहीं करता, और पिछले लगभग 24 साल से मैंने साबुन से स्नान नहीं किया, केवल डिटॉल डाल के। इसका मकसद ये नहीं है कि कोई भी ना नहाए, लेकिन मैं 20 लीटर से ज़्यादा पानी इस्तेमाल इसलिए नहीं करता कि पानी बचा रहे, वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। इतने में 40 लीटर में नहाऊंगा, इतने 20 लीटर में नहाऊँ, सही मेरा उतने ही। तो उस हिसाब से मैंने देखा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं कि अगर एक आदमी 60 लीटर में नहाता है और मैं 20 में नहाता हूँ, तो मैंने कम से कम 40 लीटर पानी बचा लिया। तो उस हिसाब से मेरा पानी के प्रति लगाव बहुत ज़बरदस्त है। और मैंने ये तालाबों के लिए, जब भी मैं प्रशासनिक सहयोग में रहा, उसी के मातहत ये पाँव धोई थी, उसी के मातहत में नमामि गंगे का सदस्य रहा, उसी के मातहत में ये हिंडन नदी बचाओ समिति का सदस्य रहा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो मेरा अपना प्रयास है और प्रचार प्रसार है, जितना भी हो सकता है हम करते हैं। यमुना के लिए भी हम लोगों ने एक्शन प्लान दिया कि ये जो बाढ़ क्षेत्र है इसको कैसे बचाया जाए। सबसे बड़ी कमी हमारे जनपद के अंदर ये है कि हमारा क्षेत्र जो है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, और इस जिले के 11 में से 10 ब्लॉक जो है वो डार्क जोन में है, और गन्ना सबसे ज़्यादा पानी पीता है। तो हमारा अपना सोच ये है कि गन्ना यहाँ से हटा देना चाहिए, गन्ने को हमें तराई में ले जाना चाहिए जहाँ पर पानी खुद ही जमीन से निकल रहा है। यहाँ पर हमें ऐसी फसलें लानी चाहिए जो कम पानी में ज़्यादा फसलें उग जाए, जैसे दाल है, दलहन है, तिलहन है, या और ऐसी चीज़ें हैं, या वीट है। और लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अब ये मेरा एक शोध कार्य प्रकाशित भी हुआ था, और मुरादाबाद मंडल में मुझे बुलाया था वहाँ के कमिश्नर ने इसी पानी की समस्या को लेकर। तब ये, लेकिन अब सरकार ये बात सोच रही कि फसलों का पुनर्निर्धारण हमें करना होगा, क्योंकि जो फसल पानी खाती है, पीती है, उस फसल को हम क्यों बोएं, उसको वहाँ बोएं जहाँ पानी है, सरप्लस वाटर है। तो ये चीज़ मैंने उठाई, और मैं सोचता हूँ कि ये बात कहीं तक पहुँची होगी, और अब फसलों के पुनर्निर्धारण की जो प्रक्रिया है वो शासन के जहन में है, और इस तरह से फसल विशेष क्षेत्र निर्धारित किए जाएंगे। कपास कहाँ होगी, यहाँ हम कपास नहीं पैदा कर सकते, यहाँ गन्ना पैदा क्यों करें, यहाँ चावल पैदा क्यों करें हम। एक जो किलो चीनी है उसमें 400 लीटर पानी का औसत आता है,
फिर हम यहाँ पर हर 10 किलोमीटर पे चीनी मिल लगा रहे हैं उसके बनाने में इसमें। तो ये अविवेकपूर्ण कृषि मैं इसको कहूँगा, इसमें आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कही है, और ये आपका इतना जो लंबा चौड़ा जो अनुभव है वो शायद उससे ये निष्कर्ष निकल के आया है, टारगेट खेती होनी चाहिए। क्योंकि ये भी भविष्यवाणी हमारे मोदी जी अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ भी ये करते हैं कि अगला विश्व युद्ध जो होगा पानी के ऊपर, तो अगर हम पानी अभी से नहीं बचा के चलेंगे, उसका सदुपयोग नहीं करेंगे और टारगेट खेती नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि हम लोग विश्व युद्ध में यही एक बेहद के शायर हैं, उन्होंने 4 लाइनें कही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कतरे कतरे का एहतराम करो, अगली नस्लों का इंतजाम तो करो, सूख न जाए कहीं ये नदियाँ, कुछ तो पानी का एहतराम। क्या बात ये संदेश भी है, और लोगों को इसको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने भी राजस्थान का अनुभव लिया है, मेरी कई फैमिली रिलेटिव्स जो राजस्थान में रहते हैं, और उस एरिया में रहा हूँ जहाँ एक तरफ तो ग्रीनरी है, जैसे अजमेर का एरिया है वो काफ़ी ग्रीनरी है, लेकिन अजमेर की बैक साइड में चले जाओ तो वहाँ सारा सैंड है। तो वहाँ पर मैंने देखा कि कई किलोमीटर दूर से जो है वो पानी की स्रोत है, वहाँ से पानी लेके आते हैं। तो गर्मियों में मई जून के में जब पानी बिल्कुल ही नहीं मिलता तो कितनी बड़ी भयंकर समस्या से वो लोग परेशान हैं। और हमारे यहाँ जब देखा गया जब पानी बहुतायत में है, बरसात भी अच्छी होती है, नदी भी बहुत हैं, जमीन में पानी की गहराई भी काफ़ी कम है, लोग पानी की कदर और पानी की इज्जत कहीं है ही नहीं। टंकी खुली है तो खुली है, घर में नहा रहे हैं तो पानी चल रहा है, पेस्ट कर रहे हैं तो वॉश बेसिन की जो टंकी है वो भी खुली है, और पानी वेस्ट हो जाता है। देखिए, पर्यावरण की दृष्टि से मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जो स्थिति राजस्थान की थी वो स्थिति अब यहां आने वाली है। राजस्थान में कभी बारिश नहीं होती थी, वहां बाढ़ आ रही है, जहां बाढ़ आती थी वहां बारिश नहीं हो रही, तो एक वाइसा वर्षा होने वाला, इसको कहते हैं जलवायु परिवर्तन। अगर हम अब न सचेत हुए तो हो सकता है हम अगले कुछ सालों में रेगिस्तान में रहने लगे, और रेगिस्तान वाले हरे भरे क्षेत्र में, यानी कि वो कहीं ना कहीं चेंज में सच है कि जो विश्व युद्ध है वो पानी का पक्का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी राय है, और आपका जो एनालिसिस है, जो आपका जो अनुभव ये होगा, ये वाकई में बहुत शिफ्टिंग है। और ये अच्छी बात है कि आपके इन अनुभव को शायद गवर्नमेंट ने स्वीकार भी किया है कहीं ना कहीं लेवल पे, जो फ्यूचर में भविष्य में आने वाली स्कीमें हैं वो इस सब चीज़ों को टारगेट करके मार्केट करी जाएगी। आप इन जो इतना वास्ट आपका एक्सपीरियंस रहा है, डिफरेंट इश्यूज पे, विषयों पे आपका एक्सपर्टाइज रहा है, आप फॉरेन कंट्री भी गए, आप अमेरिका भी गए, फ्रांस भी गए, और दूसरी जगह भी गए, कहीं इंटरनेशनल सेमिनार आपने अटेंड किए, तो इन सेमिनार में जाके आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन इन अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के अंदर एक विडंबना होती है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो केवल अपना भाषण देते हैं और उसका फीडबैक नहीं देते। लेकिन एक अच्छी बात है कि चाहे वो फ्रांस के एनवायरमेंटलिस्ट हों, चाहे वो जर्मनी के हों, चाहे अमेरिका के हों, दे आर ऑल वरीड अबाउट द क्लाइमेट चेंज। ये जो आने वाला जलवायु परिवर्तन है, इसके बारे में सब बहुत अधिक गंभीर थे, और उन्होंने उनके गंभीर परिणामों को चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। जैसे ओजोन, हमारा जो उत्तरी ध्रुव इलाका है वो सिमट रहा है, जो हमारा शुद्ध जल का एक भंडार है बर्फ से आच्छादित, वो सिमट रहा है। हमारे अंटार्कटिक जो दक्षिणी ध्रुव का इलाका वो भी सिमट रहा है। अगर ये सब सिमट गया तो फिर जल ही जल होगा, हम नहीं होंगे, और वो जल होगा वाटर वाटर एवरीवेयर, नो ड्रॉप टू ड्रिंक। पीने का पानी नहीं होगा, बाकी पानी सब जगह पानी होगा। मतलब लोगों को वाकई में सचेत हो जाना चाहिए, इतनी भयंकर समस्या जो आने वाली है। बहुत अच्छा लगा मैं डॉक्टर पी के शर्मा जी आपसे आपका इतना बड़ा भंडार जो अनुभव का रहा, वो अनुभव की साझेदारी में आपने हमसे शेयर करी, और हमें उम्मीद है कि ये हमारे सभी सदस्यों तक जाएगा, और जो आम पब्लिक भी इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे और फेसबुक के ऊपर देखेगी वो भी
इस बारे में थोड़ा सा चिंता करना शुरू कर दें, क्योंकि ये तो सच्चाई है कि अगली लड़ाई जो है, विश्व युद्ध जो है वो पानी के ऊपर होगा। ये आज का दूसरा एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। आपको एक बार फिर हम अपने तृतीय एपिसोड के लिए आमंत्रित करते हैं। आपके पास इस प्रोग्राम के लिए कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर भेजिए। ये कार्यक्रम आपको कैसे अच्छा लगा उस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। और सहारनपुर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी के हम ये कोशिश करेंगे कि सभी सदस्य जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रमुख रहे, सफलता प्राप्त करी, उनके अनुभव से हम लोग लाभ उठाएं, अनुभव की साझेदारी करें। इसी के साथ साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।